प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है कार्बनिक यौगिक। बच्चों, हम लोग 3 वीडियो से कार्बनिक यौगिक सीखते चले आ रहे हैं। आज हम चौथे वीडियो में आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, रासायनिक गुणधर्म माने जब क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में हम आप लोगों को कंबस्शन, जिसको ज्वलन कहते हैं, ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, जिसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, इन सब क्रियाओं के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। निर्जलीकरण अभिक्रिया भी होगी, उसके बारे में भी देखेंगे, और उसके साथ साथ इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के भी रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अपने पाठ में क्या क्या है, क्या क्या हम सीख चुके हैं कार्बनिक यौगिक में। हम लोग पहले वीडियो में कार्बन यौगिकों के बंध, कार्बन एक अद्वितीय तत्व, ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने सीखा था। तीसरे वीडियो में हाइड्रोकार्बन समूह और सजाती श्रेणी, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था दूसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में सीखा था, और चौथे वीडियो में आज हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में सीखेंगे। बच्चों, और भी एक टॉपिक है महाअणु और बहुलक, लेकिन इस साल इस पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है, माने उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियां हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में सीखा था। उसमें सामान्य नामकरण पद्धति थी और IUPAC नामकरण पद्धति थी। दो पद्धतियों में हमने कैसे उसका संरचना सूत्र होता है और किस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। सबसे पहला जो है बच्चों, ज्वलन, जिसको हम इंग्लिश में कंबस्शन बोलते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में सर्वप्रथम आता है ज्वलन। ज्वलन जो होता है बच्चों, माने कार्बन को आप सभी जानते हैं, किसी को भी जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलता नहीं है। आप लकड़ी जलाते, कोई भी ईंधन जलाते, सब में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन और ऑक्सीजन जब जलते हैं, कार्बन C और ऑक्सीजन O2 जब जलते हैं तो उसका ज्वलन हो करके उसमें से ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हाइड्रोकार्बन उसी प्रकार से कार्बन के अधिकांश यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलन होने पर ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये सामान्य उत्पाद बनते हैं। तो कुछ अपक्रियाएं हम आपको दिखाएंगे। यहाँ लिखा है, कार्बन के अधिकांश यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलन होने पर ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी ये सामान्य उत्पाद बनते हैं। ये देखिए, C कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है, C + O2 = CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और प्रकाश, उष्णता और प्रकाश लिखा है, जिस ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। यहाँ पर ये CH4 जिसको मीथेन पढ़ते हैं, मीथेन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा और प्रकाश जो होता है ये प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इथेनॉल है, CH3CH2OH इथेनॉल है। इथेनॉल भी ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और ऊष्मा और प्रकाश जो होता है वो प्राप्त होता है।
आपने कार्बन देखा ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया और इथेनॉल का ऑक्सीजन के साथ क्रिया। इसी प्रकार से ये देखिए नेफ्थलीन है। इथेनॉल एक संतृप्त संतृप्त कार्बनिक यौगिक है और नेफ्थलीन यह असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमने बताया था बच्चों। सामान्यतः संतृप्त कार्बनिक यौगिक जलते समय नीली ज्योति से जलते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जब जलते हैं बच्चों तो नीली ज्योति के साथ जलते हैं और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पीली ज्योति से जलते हैं और काला धुआं छोड़ते हैं। ये पहचान है बच्चों कि अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड है तो आप पहचान सकते हैं जलते हुए को भी। अगर नीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और पीली ज्योति से जल रहा है और काला धुआं छोड़ रहा है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बहुत सारी चीजें जलती रहती है तो आप उसमें निरीक्षण करके देख सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में इथेनॉल। जब इथेनॉल और ये देखिए नेफ्थलीन, इथेनॉल और नेफ्थलीन, ये है नेफ्थलीन जब जल रहा है देखिए ये दिखाया गया है और ये घरकुदी गैस जो एलपीजी गैस जलती है वो देखिए नीले ज्वाली के साथ जल रही है। आपके घर में जो गैस जलती है बच्चों अगर तो आप पहचान सकते हैं कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। इथेनॉल यह संतृप्त कार्बनिक यौगिक है और नेफ्थलीन क्या है ये देखिए पीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो पीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो असंतृप्त है और ये देखिए नीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो संतृप्त है माने सैचुरेटेड है। तो बच्चों आप इस प्रकार से आपके घर में जो गैस जलती है वो सैचुरेटेड कार्बन है। एलपीजी जो जलती है वो सैचुरेटेड है। वो क्या है सैचुरेटेड, ये एलपीजी है देखिए एलपीजी। उसमें ब्यूटेन और ये प्रोपेन के गुणधर्म दिखा रहा है। इस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। दूसरा जो है ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? कार्बनिक यौगिक जब हवा में जलते हैं तो जो हवा में स्थित होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सरलता से संयोग करके वो जलने लगता है। ये सब लोगों ने देखा है कि बिना ऑक्सीजन के कुछ भी चीज जलने वाला नहीं है। उसमें होता क्या है बच्चों, ज्वलन क्रिया में कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में स्थित सभी रासायनिक बंध क्या होते हैं, टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2 ये उत्पाद बनाते हैं। जब वो टूटते हैं तो देखिए जैसे मीथेन है और ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, H2O बनाता है। और अर्थात ज्वलन क्रिया में होता क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का पूर्णतः क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग होता है। जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक कहते हैं। जो पदार्थ अन्य पदार्थों को क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक कहते हैं। उसमें है उदाहरण, ये देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया यहां पर दिखाई दे रही है। इसमें है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये अधिकतर उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीकारक यौगिक हैं। ऑक्सीकारक यौगिक कौन कौन से बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकारकों का जो परिणाम होता है वो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित विशिष्ट क्रियात्मक समूह पर होता है। कैसे होता है ये देखिए,
जब इथेनॉल पर पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया कराई जाती है बच्चों, तो इथेनोइक एसिड बनता है। आप ये जानते रहिए, इथेनॉल पर जब क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है तो इथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है? इथेनोइक एसिड। तो हमने ज्वलन क्रिया देखा, कंबस्चन देखा, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन देखा, और आगे है हम आपको संकलन अभिक्रिया, जिसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, वो देखते हैं। बच्चों थोड़ी सी बात हम आपको बता देते हैं, आपके घर में जो गैस जलती है, घरेलू गैस, उसके लिए भी हवा जरूरी है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो जल नहीं पाएगी। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन वायु में नहीं मिलेगी तो वो नीली ज्योति के साथ नहीं जलेगी। और कभी कभी आपने देखा होगा, जो आप उस पर बर्तन रखते हैं बच्चों, वो काला हो जाता है। उसका कारण वही है कि जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो काले लव के साथ वो जलती है और ईंधन जो आपका खराब भी हो जाता है। इसीलिए किचन में देखिए, खिड़की और दरवाजे खाना पीना बनाते समय उसको खोल के रखना चाहिए कि उसमें हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, आराम से आवागमन होता रहे। यहाँ पर हम आपको एडिशन रिएक्शन, जब कोई कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ संयोग करके दोनों के सभी परमाणु मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसे है? जब कोई कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ संयोग करके दोनों के सभी परमाणु मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन कार्बन बहुबंध यह क्रियात्मक समूह वाले असंतृप्त यौगिक संकलन अभिक्रिया करते हैं और बनने वाला उत्पाद यह संतृप्त यौगिक होता है। बनने वाला उत्पाद क्या होता है? संतृप्त यौगिक होता है। ये देखिए एडिशन क्रिया है, ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है। हमने आपको बताया था जब डबल बॉन्ड है इन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाता है। कार्बन कार्बन या बहुबंध एक क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह है, असंतृप्त यौगिक है। और जब वह यौगिक संकलन, देखिए हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो एल्काइल ब्रोमाइड जो होता है वो बनाता है। तो यह उत्पाद क्या बनाता है? संतृप्त यौगिक बनाता है। संतृप्त यौगिक में सिंगल चेन होती है बच्चों, ये देखिए सिंगल चेन वाला है। संतृप्त यौगिक पहचाने और संतृप्त, संतृप्त हमने पहचान बताया था कि डबल बॉन्ड से थर्ड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो असंतृप्त हो जाता है, सिंगल चेन रहता है तो संतृप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्रिया होती है और ये बनता है। देखिए ये असंतृप्त है, एडिशन की क्रिया हुई, ये क्या हो गया? संतृप्त हो जाता है। यहाँ लिखा है असंतृप्त यौगिक संकलन अभिक्रिया करते हैं और बनने वाला उत्पाद संतृप्त यौगिक, इसको क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक बोलते हैं। किसी भी के साथ क्रिया करके आप लिख करके इसको देख सकते हैं। आगे चौथा जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, CH और CC माने कार्बन हाइड्रोजन रहेगा। जब अभिकारक के एक प्रकार के परमाणु समूह का स्थान दूसरे प्रकार का परमाणु समूह लेता है तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण आप देखिए, जैसे मीथेन है, मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश में उपस्थित, एक क्रिया होती किसमें? सूर्य के प्रकाश में, तो बनता है CH3Cl प्लस HCl बनता है, CH3Cl प्लस HCl बनता है। यहाँ पर यही CH3Cl एक क्लोरीन से क्रिया करके CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और HCl बनाता है। यही देखो, यही डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 ये भी क्लोरीन के साथ अब क्रिया करके ट्राइक्लोरोमीथेन बनाता है, CH3 और प्लस HCl बनता है। यही ट्राइक्लोरोमीथेन, देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन फिर क्लोरीन से जब क्रिया करता है CHCl3 तो टेट्रा
CCl4, इसको पढ़ते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन बनाता है और प्लस HCl बनाता है। प्लस क्या बनाता है? HCl। अल्केन के उच्च समवायों से क्लोरोनीकरण अपक्रिया में ये बड़ी संख्या में उत्पाद बनते हैं। बड़ी संख्या में क्या करते हैं? उत्पाद बनते हैं। एल्केन के उच्च समवायों से क्लोरोनीकरण अपक्रिया में बड़ी संख्या में उत्पाद बनते हैं। अभी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो हम आपको बताएंगे, इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल। इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल ये दोनों व्यापारिक महत्व वाले कार्बनिक यौगिक हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल। तो आप देखे होंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इथेनॉल का उपयोग हम पहले आपको बताएंगे। ये रंगहीन इथेनॉल जो अपने रूम का टेम्परेचर है उसमें लिक्विड के रूप में पाया जाता है और इसका क्वथनांक लगभग होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इथेनॉल को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं और स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। इथेनॉल पानी में किसी भी अनुपात में आराम से घुल सकता है बच्चों। इसका अगर आप टेस्ट करेंगे ना, जलीय विलयन का लिटमस पत्र से निरीक्षण करने पर वो न्यूट्रल पाया जाता है। इथेनॉल की थोड़ी मात्रा में, अगर डाइल्यूट इथेनॉल है, थोड़ी मात्रा में उसका प्राशन करने पर भी थोड़ा नशा भी होता है। मद्य प्राशन निषेध माना जाता है। किसी भी समाज में मद्य निषेध उसका बुरा असर पड़ता है बच्चों। मद्य निषेध अनेक प्रकार से अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। हमारी तंत्रिकाएं खराब हो जाती हैं, हमारे चयापचय प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुद्ध जो इथेनॉल होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, उसको आप थोड़ा सा भी पिए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है बच्चों। आप आए दिन सुने होंगे कि जहरीली शराब पी लिया और वो आदमी मर गया, तो यही सब होता है। लेकिन इथेनॉल क्या है? एक उत्तम विलायक है, पानी में आराम से घुलता है। उसका जो उपयोग है, टिंचर, आयोडीन, खांसी का मिश्रण, आप जो भी लेते जाते हैं बाजार में दवा वगैरह, उसमें उसकी कुछ न कुछ मात्रा रहती है। मतलब अल्कोहल की कुछ न कुछ मात्रा होती है, 2%, 5%, 10% ऐसा रहता है। इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है? ये देखिए, इथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। इथेनॉल प्रोडक्शन, रिकवरी एंड यूजेस, दवा से लेकर घर के सामानों तक जितना भी आप यूज करते हैं, कुछ न कुछ उसमें इथेनॉल की मात्रा उसमें रहती है। इथेनॉल, आपने मिथेनॉल का भी नाम सुना होगा, CH3OH उसको बोलते हैं। वो विषैला पदार्थ है एकदम बच्चों। उसके अगर थोड़ा सा भी आप मात्रा ले लेंगे तो प्राण घातक हो सकता है। इथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक का दुरुपयोग टालने के लिए उसमें मिथेनॉल का विषैला द्रव मिलाते हैं। ऐसे ही इथेनॉल को हम डिनेचरई अल्कोहल या स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या है। इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, ये सोडियम के साथ जब क्रिया करता है बच्चों, इथेनॉल मतलब इसका सूत्र है CH3CH2OH। जब ये सोडियम के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम इथोक्साइड बनाता है बच्चों। सोडियम जब इथेनॉल के साथ क्रिया करता है, माने क्रियात्मक समूह, उसका फंक्शनल ग्रुप OH है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। ये देखिए कैसे बनाता है, 2Na प्लस 2CH3CH2OH। सोडियम इथोक्साइड बनता है 2CH3CH2ONA और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी अल्कोहलों को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया होकर के हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और सोडियम अल्काक्साइड लवण बनता है।
इथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथॉक्साइड ये उत्पाद बनते हैं। क्या उन बताएं? इथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथॉक्साइड क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनती है और सोडियम इथॉक्साइड बनता है। बच्चों ये रिएक्शन क्या है, कौन सा है, नाम इसका क्या है, ये सब आपको पहचानने के लिए आता है। तो आप थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है। सोडियम के साथ अपक्रिया है। दूसरी जो अपक्रिया है निर्जलीकरण अपक्रिया। निर्जलीय अपक्रिया में ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर इथेनॉल को आप गर्म करते हैं तो उसके अणु में से पानी का एक अणु बाहर निकलता है और इथीन माने असंतृप्त यौगिक बनाता है। देखिए अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इथेनॉल को गर्म करने पर उसके एक अणु में से पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है और इथीन या असंतृप्त यौगिक बनाता है, अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक बनाता है। जैसे देखिए क्रिया है CH3CH2OH इस 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है बच्चों? ये इथीन बनाता है। CH2CH2 इसको बोलेंगे इथीन। CH2 ये डबल बॉन्ड है। ऐसे तो इसको हम डबल क्या है एथेन पढ़ते, इसका मोन है एल्केन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की कम है और डबल बॉन्ड हो गया है। डबल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे? इथीन। और यही ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या पढ़ते बच्चों? इथाइन पढ़ते। और एक H2O देखिए, एक H2O माने पानी का एक अणु से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। पानी का एक अणु क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अल्कोहल भी एक समझो ईंधन होता है बच्चों। अल्कोहल आप चीनी मिल में गए होंगे कभी, या चीनी मिल रोड पे जाते हुए भी आपने देखा होगा। गन्ना उसमें जाता है और उसकी शक्कर बनती है बच्चों। तो गन्ना या वनस्पति सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अत्यंत कार्य क्षमता से रूपांतरण करती है। गन्ने के रस से जब शक्कर बनाते समय जो अनुपयोगी गुड़ रस बनता है उसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त होता है। पर्याप्त हवा में ज्वलन होने पर इथेनॉल से केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये उत्पाद बनते हैं। इस प्रकार से इथेनॉल का यह एक स्वच्छ ईंधन है। इसके कारण कुछ देशों में पेट्रोल की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें यह मिलाया जाता है। ऐसे ईंधन को हम गैसोहोल कहते हैं बच्चों। ऐसे ईंधन को क्या कहते हैं? गैसोहोल। ये तो हुआ आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा था, क्या था दूसरा? इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल क्या है बच्चों? इथेनोइक अम्ल ये देखिए CH3COH ये है इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल यह रंगहीन द्रव होकर उसका क्वथनांक 1180 डिग्री सेंटीग्रेड 118 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वथनांक क्या है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया है। 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। सामान्यतः इथेनोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल भी कहते हैं। ये जो आपके घर में सिरका होता है बच्चों ना, वो भी एस्टिक अम्ल होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसमें नीला लिटमस लाल हो जाता है। अचार जब आपके घर में बनता है ना, उसको अधिक दिनों तक टिकाए रहना है तो उसमें एस्टिक अम्ल या उसको विनेगर के नाम से जाना जाता है। बाजार में विनेगर के नाम से ला जाता है, तो वो एस्टिक एसिड ही होता है। वह एस्टिक अम्ल का पानी के साथ बनाया हुआ 5% से 8% का विलयन होता है। शुद्ध इथेनोइक अम्ल का द्रवणांक 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडे प्रदेशों में ठंड के मौसम में इथेनोइक अम्ल कमरे के तापमान पर जम जाता है और बर्फ के समान दिखता है बच्चों। इसलिए उसे ग्लेशियन एस्टिक अम्ल भी कहते हैं। अगर ग्लेशियन एस्टिक अम्ल है तो यही है एस्टिक अम्ल, माने जो आप सिरके के रूप में उपयोग करते हैं बच्चों।
तो इथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है? ये देखिए इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर इसका बनता है, CH3COOH। इथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। इथेनोइक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल एक क्रियात्मक समूह होता है इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इथेनोइक अम्ल की रासायनिक अपक्रिया मुख्य रूप से क्रियात्मक समूह के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्रियात्मक समूह के कारण। जब ये क्षार के साथ अपक्रिया करता है बच्चों, क्षार के साथ अपक्रिया देखिए, और वो भी तीव्र क्षार के साथ अपक्रिया। अम्ल जो CH3COH ये कैसे क्रिया करता है? NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो लवण बनाता है CH3CONa और +2, तो लवण और पानी बनाता है। लवण और क्या बनाता है? पानी। एस्टिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की जब अपक्रिया होती है तो क्या होता है? एस्टिक अम्ल 2CH3COH प्लस Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो CH3CONa क्या बनता है इसमें? CH3CONa बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। तो उसमें से फुस्फाट के साथ जो बाहर गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और चूने का पानी दुधिया होना, चूने के पानी में अगर इसको प्रवाहित कर देते हैं तो दुधिया होना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है। सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर उपयोग करते हैं तो एक क्रिया होती है CH3COH प्लस NaHCO3, तो CH3CONa बनता है प्लस H2O बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फुसफुसाहट के रूप में क्या होती है? आगे निकलती है। आगे ये तो क्षार के साथ क्रिया थी। आगे हम आपको बताएंगे दूसरी अपक्रिया जो होती है वो स्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है बच्चों? स्टरीकरण। स्टरीकरण अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल इनकी अपक्रिया से ईस्टर इस क्रियात्मक समूह वाला पदार्थ बनता है। जैसे इथेनोइक अम्ल है CH3COH और CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। ये दोनों जब क्रिया करती हैं इसमें अम्ल उत्प्रेरक का काम करता है, तो एथिल इथेनोएट बनता है और क्या बनता है? प्लस पानी बनता है। प्लस क्या बनता है? पानी। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथेनोइक अम्ल इथेनॉल से अपक्रिया करता है और एथिल इथोनाइट या ईस्टर बनाता है। एथिल इथोनाइट क्या है? एक प्रकार का ईस्टर है और पानी बनता है। इसी प्रकार से ईस्टर क्या होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है बच्चों। ईस्टर यह मीठी गंध वाला पदार्थ है। बहुत से फलों में होने वाला स्वाद यह उसमें स्थित विशिष्ट ईस्टर के कारण होता है। सुगंधित द्रव्य और स्वाद वाले पदार्थ बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग करते हैं। सुगंधित द्रव्य और स्वाद वाले पदार्थ बनाने के लिए हम उसमें ईस्टर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार के साथ अपक्रिया करने पर ईस्टर से जो संबंधित अल्कोहल और सोडियम लवण के साथ के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्रिया करता है, जब उस अपक्रिया को हम साबुनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वसा से साबुन बनाने के लिए इसी अपक्रिया का हम उपयोग करते हैं। वसा से जो साबुन बनता है ना, स्टीकरण अपक्रिया का ही हम उसमें उपयोग करते हैं। तो बच्चों जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, इस पाठ में महाअणु और बहुलक भी है जिसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स बोलते हैं, लेकिन इस साल आपके स्कूल कॉलेज चले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सिलेबस को है ओमिट कर दिया गया है, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ईस्टर धर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बर्तन होता है सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस अल्कोहल। चलिए हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित अणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन दान संरचना आकृति बनाइए। आपने पढ़ा है कार्बन को कैसे बनाते हैं हम। ये देखिए मीथेन का बनाना है, जो हमने पहले वीडियो में हमको देखा था, मीथेन, ईथीन,
मीथेनॉल और पानी। वृत्त नहीं बनाना है आपको, केवल डाट का बनाना है। तो मीथेन का सबसे पहले बनाते हैं। देखो ये मीथेन है CH4, माने एक एक। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, हाइड्रोजन में एक एक होते हैं। तो देखिए दोनों और दो दो के सहयोग से हो गया, मतलब पहली कक्षा में 2 होना चाहिए, तब ये पूर्ण कहलाता है। दो दो का चारों तरफ ये दोनों का जो होता है वो बराबर बंध बन गया है। ईथीन का बनाना है। ईथीन में देखिए ये दो दो का इधर डबल बॉन्ड होता है ईथीन में, CH2 ईथीन, और ये मीथेन है CH4। मीथेनॉल है, ये CH3OH का ग्रुप है। ये देखिए CH3 हो गया इधर, और O हो गया, और H ऑक्सीजन का 6 और हाइड्रोजन का ये 2 मिला के 2 4 6 8 की आकृति बनता है, मीथेनॉल हो गया। पानी H2 हो गया, HHO ऑक्सीजन है, 2 4 6 और 8 हो गए। देखिए ऑक्सीजन का 8 और इसका लेके तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आकृति बनती है। मीथेन की आकृति देखा हम लोगों ने, ईथीन की देखा, मीथेनॉल की देखा और पानी की देखा। आगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। बच्चों हमने कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छी तरह से पहचानते रहिए। अब यहाँ पर काम आ गया है। ये देखिए CH3 CH2 CH2OH बनता है CH3 CH2 COH। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी क्रिया है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने हिंदी में उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसके उपस्थिति में होती है? क्षारीय, ऑक्सीजन और KMnO4 की उपस्थिति में होता है। तो CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH एक KMnO4 की उपस्थिति में होती है। इसको क्रिया को खाली पहचानना है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी अपक्रिया है CH3 CH2 CH3 बनता है 3CO2 प्लस H2O, माने कार्बन डाइऑक्साइड बनता और पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता और पानी बनता है। कौन सी अपक्रिया में थे? इसको क्या कहते हैं? कंबस्चन, माने ज्वलन क्रिया है। क्या बच्चों? ये ज्वलन क्रिया, कंबस्चन। CH3CH ये डबल बॉन्ड CH3 प्लस Br2 की उपस्थिति में CH3CH Br बनता है, CH Br बनता है प्लस ये CH3 बनता है। ये कौन सी क्रिया है? ये एडिशन रिएक्शन है। ये कौन सी क्रिया है? एडिशन रिएक्शन, संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया में हमने देखा था कि असंतृप्त यौगिक संकलन के हाइड्रोजन के साथ होती है और वो संतृप्त यौगिक जो होता है बनाता है। देखिए असंतृप्त यौगिक डबल अपक्रिया है, इधर सब सिंगल सिंगल मान रहते हैं और संतृप्त हो गई है। CH3 CH3 CH2 ये CH3 CH2 Cl, ये Cl2 है क्लोरीन प्लस Cl HCl। ये कौन सी अपक्रिया है बच्चों? पहचानो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इसको प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। ये CH3 CH2 CH2 CH2OH है और बनता क्या? CH3 CH2 ये डबल बॉन्ड में बनता है, माने इधर सैचुरेटेड था, इधर अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चों? ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। इसके बाद आगे देखते हैं हम CH3 CH2 COH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता, अभी हमने बताया, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस विथ बेस, यहां पर सोडियम प्लस हो गया देखिए। और CH3COH CH3OH एक क्रिया होता है CH3CO CH3 प्लस H2O बनता है। इस क्रिया को कहते हैं स्टीरिफिकेशन रिएक्शंस। जो स्टीरीकरण अपक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्टीरीकरण अपक्रिया। स्टीरीकरण अपक्रिया। तो बच्चों हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे आज? हम लोग कार्बन यौगिक में रिएक्शन के बारे में सीख रहे थे। हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम लोगों ने ज्वलन अपक्रिया, क्या क्या सीखा बच्चों? ज्वलन अपक्रिया सीखा, ऑक्सीकरण अपक्रिया सीखा, संकलन अपक्रिया सीखा,
प्रतिस्थापन क्रिया सीखा। इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में सोडियम के साथ क्रिया कैसे होती है इसके बारे में देखा। निर्जलीकरण क्रिया देखा और इथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म क्षार के साथ क्रिया और ईस्टर को ईस्टरीकरण क्रिया, ईस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम कार्बोक्सिलेट और एल्कोहल बनाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जानकारी लिया। तो बच्चों इस चौथे वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।